साधना बाय रविंद्रनाथ ठाकुर, नैरेटेड बाय आश्रिश फ्रॉम इंडिया एंड पिक्सेल्स। अध्याय 1, व्यक्ति और ब्रह्मांड का रिश्ता। हमारी दुनिया में हर इंसान एक अलग थलग द्वीप की तरह जीने की कोशिश करता है। हम अपने आसपास वॉल्स बना लेते हैं, न सिर्फ ईंट पत्थर की बल्कि अपने मन की भी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वॉल्स हमारे सोचने के तरीके को कैसे शेप करती हैं? देखिए, पुराने जमाने में यूनान की संस्कृति शहर की चार दीवारी के अंदर ही पली बढ़ी थी। आज भी हम जिसे मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं वो भी इन्हीं दीवारों से शुरू हुई है। ये दीवारें हमारे दिमाग में गहरी छाप छोड़ती हैं और हमें सिखाती हैं कि हम हर चीज को डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल से देखें। आप ही सोचिए, क्या हम रोजाना ऐसा नहीं करते? हम नॉलेज को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट देते हैं, हम नेशंस के बीच बॉर्डर्स बना देते हैं, हम इंसान और प्रकृति को अलग अलग एंटिटीज मानते हैं और फिर हम अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज के बाहर जो कुछ भी है उस पर शक करते हैं। हर नई चीज को हमारी एक्सेप्टेंस पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन भारत की कहानी कुछ अलग रही। जब पहले आर्य यहाँ आए तो भारत जंगलों से भरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल तो सिविलाइजेशन के ऑपोजिट होते हैं, है ना? लेकिन असल में यहीं से भारतीय चिंतन की एक अनूठी विशेषता का जन्म हुआ। इन जंगलों ने आर्यों को शेल्टर दिया, उन्हें सूरज की तपती गर्मी और तूफानों से बचाया। जंगलों ने उन्हें उनके मवेशियों के लिए चारागाह, यज्ञ के लिए ईंधन और रहने के लिए झोपड़ियां बनाने का मटेरियल दिया। धीरे धीरे अलग अलग आर्यकुल जंगल के विभिन्न हिस्सों में सेटल हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जबकि यूरोप में लोगों ने दीवारें बनाकर प्रकृति से खुद को अलग कर लिया, भारत में हमारी संस्कृति प्रकृति के बीच उसके साथ हार्मनी में विकसित हुई। ये एक बहुत ही अलग स्टार्टिंग पॉइंट था। कई लोग सोच सकते हैं कि जंगल में रहने से इंसान की बुद्धि कम हो जाती होगी या प्रोग्रेस की इच्छा कम हो जाती होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जंगल में रहने से हमारे अर्षियों का मन प्रकृति की विशालता से घिरा रहा और इसने उनकी सोच को एक अलग डायरेक्शन दी। उनका एम पोजेशन पर कब्जा करना नहीं था बल्कि रियलाइजेशन था। वे अपनी चेतना को विस्तार देना चाहते थे, अपने सराउंडिंग के साथ ग्रो करके। उन्होंने फील किया कि ट्रूथ सब कुछ को समेटे हुए है, कि एग्जिस्टेंस में कोई एब्सोल्यूट आइसोलेशन नहीं है। वे जानते थे कि सच्चाई को पाने का एकमात्र तरीका है हमारे अस्तित्व का सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरपेनिट्रेशन। क्या आप कभी बीच पर गए हैं और समुद्र की लहरों को देखकर एक अजीब कनेक्शन महसूस किया है, या फिर पहाड़ों पर खड़े होकर अपने आप को बहुत छोटा और साथ ही बहुत कनेक्टेड महसूस किया है? वो फीलिंग वही है जिसे हमारे एंशंट आर्षी हर पल महसूस करते थे। इस महान हार्मनी को इंसान की आत्मा और दुनिया की आत्मा के बीच महसूस करना ही प्राचीन भारत के फॉरेस्ट ड्वेलिंग ऋषियों का एंडेवर था। बाद में जब जंगल कट गए और खेतों में बदल गए, जब बड़े बड़े राज्य बने और भारत का कनेक्शन दुनिया की अन्य महान पावर से हुआ, तब भी भारत का दिल हमेशा अपने शुरुआती आदर्श को याद करता रहा। जंगल के सिंपल लाइफ की डिग्निटी को और सेल्फ रियलाइजेशन के स्ट्रेन्युअस पाथ को। भारत की बेस्ट इंस्पिरेशन हमेशा वहीं से आई है। आज पश्चिमी दुनिया के बारे में सोचिए, वहां के लोग गर्व महसूस करते हैं कि वे नेचर को कॉन्कर कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक हॉस्टाइल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां हमें हर चीज एक अनविलिंग अरेंजमेंट से छीननी पड़ती है। ये सिटी वॉल मेंटालिटी का रिजल्ट है। शहरी जीवन में इंसान नेचुरली अपना ध्यान अपनी जिंदगी और काम पर कंसंट्रेट करता है और इससे वो यूनिवर्सल नेचर से आर्टिफिशियली डिसोशिएट हो जाता है, जिसकी गोद में वो वास्तव में रहता है। लेकिन भारत का नजरिया बिल्कुल अलग था। भारत ने इंसान और यूनिवर्स को एक ग्रेट ट्रूथ के रूप में देखा। भारत ने इंडिविजुअल और यूनिवर्सल के बीच हार्मनी पर जोर दिया। उसने महसूस किया कि अगर हमारा सराउंडिंग हमसे एब्सोल्युटली एलियन होता तो हम उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। आप ही सोचिए, हम प्रकृति से शिकायत करते हैं कि हमें अपनी ज्यादातर नेसेसिटीज अपने एफर्ट्स से हासिल करनी पड़ती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे एफर्ट्स काम करते हैं। हम रोज सक्सेस पा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे और प्रकृति के बीच एक रैशनल कनेक्शन है। हम किसी ऐसी चीज को अपना नहीं बना सकते जो वास्तव में हमसे रिलेटेड न हो। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप एक सड़क को दो अलग अलग नजरों से देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव है कि सड़क आपको आपकी इच्छित डेस्टिनेशन से सेपरेट करती है। इस नजरिए से आप अपनी यात्रा के हर स्टेप को एक ऑब्स्टेकल पर विक्ट्री के रूप में देखते हैं।
दूसरा नजरिया ये है कि सड़क आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली है, इस तरह वो आपके गोल का ही एक हिस्सा है। ये पहले से ही आपकी अचीवमेंट की शुरुआत है। भारत का प्रकृति के प्रति यही व्यू पॉइंट था। उसके लिए सबसे बड़ी ट्रूथ ये थी कि हम प्रकृति के साथ हार्मनी में हैं। इंसान सोच सकता है क्योंकि उसके थॉट्स चीजों के साथ हार्मनी में हैं। वो प्रकृति की शक्तियों का यूज कर सकता है क्योंकि उसकी पावर उस यूनिवर्सल पावर के साथ हार्मनी में है। और अंततः उसका पर्पस कभी भी प्रकृति के पर्पस से क्लैश नहीं कर सकता। पश्चिम में कॉमन परसेप्शन है कि नेचर सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है, और फिर एक सडन ब्रेक आता है जहां ह्यूमन नेचर शुरू होती है। इसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी बीइंग्स के स्केल में लोअर है वो मियरली नेचर है, और जिस पर परफेक्शन की स्टैंप है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या मॉरल, वो ह्यूमन नेचर है। ये कली और फूल को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने जैसा है, लेकिन भारतीय मन को प्रकृति के साथ अपनी किनशिप को एक्नॉलेज करने में कभी कोई हेजिटेशन नहीं हुई। वो हमेशा अपने अनब्रोकन रिलेशन को सभी के साथ स्वीकार करता रहा। क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए क्रिएशन की फंडामेंटल यूनिटी सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं थी, ये उसका लाइफ ऑब्जेक्ट था। इस ग्रेट हार्मनी को फीलिंग और एक्शन में रियलाइज करना, धारणा से और सेवा से एक रेगुलेटेड लाइफ के साथ, भारत ने अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरह से कल्टीवेट किया कि हर चीज का एक स्पिरिचुअल मीनिंग था। अर्थ, वाटर, लाइट, फ्रूट्स और फ्लावर्स उसके लिए मियरली फिजिकल फिनोमेना नहीं थे जिन्हें यूज करके छोड़ दिया जाए। वे उसके परफेक्शन के आइडियल की अचीवमेंट के लिए नेसेसरी थे, जैसे एक सिम्फनी की कंप्लीटनेस के लिए हर नोट नेसेसरी होता है। भारत ने इंट्यूटिवली फील किया कि इस वर्ल्ड के एसेंशियल फैक्ट्स का हमारे लिए एक वाइटल मीनिंग है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब आप बारिश में भीगें तो कॉन्शियसली महसूस करने की कोशिश करें कि पानी सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी छू रहा है। जब आप धरती पर बैठें तो फील करें कि यह सिर्फ एक फिजिकल कांटेक्ट नहीं है बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है। जब आप अपने सराउंडिंग से इस तरह कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो आप एक प्रोफाउंड पीस और जॉय महसूस करेंगे। जब कोई इंसान दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वो एक ऐसे प्रिजन हाउस में रहता है जिसकी वॉल्स उसके लिए एलियन हैं। लेकिन जब वो सभी ऑब्जेक्ट्स में इटर्नल स्पिरिट को मीट करता है तब वो इमेंसिपेटेड होता है। तब वो डिस्कवर करता है कि जिस वर्ल्ड में वो बॉर्न हुआ है उसका फुलेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है। तब वो परफेक्ट ट्रूथ में अपने आप को पाता है और उसका ऑल के साथ हार्मनी एस्टैब्लिश हो जाता है। भारत में लोगों को सिखाया जाता है कि वे अपने सराउंडिंग्स, अपने बॉडी और सोल के साथ इंटीमेटली कनेक्टेड हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि वे मॉर्निंग सन, फ्लोइंग वाटर और फ्रूटफुल अर्थ का स्वागत उसी लिविंग ट्रूथ के मैनिफेस्टेशन के रूप में करें जो उन्हें अपनी एम्ब्रेस में लिए हुए है। इसीलिए हमारी डेली मेडिटेशन का टेक्स्ट है गायत्री मंत्र, जिसे ऑल वेदर्स का एसेंस माना जाता है। इसकी मदद से हम वर्ल्ड की एसेंशियल यूनिटी को कॉन्शियस सोल ऑफ मैन के साथ रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम उस वन इटर्नल स्पिरिट द्वारा हेल्ड टुगेदर की गई यूनिटी को परसीव करना सीखते हैं, जिसकी पावर अर्थ, स्काई और स्टार्स को क्रिएट करती है और साथ ही हमारे माइंड्स को कॉन्शियसनेस के लाइट से इरेडिएट करती है, जो आउटर वर्ल्ड के साथ अनब्रोकन कॉन्टिन्यूटी में मूव करती है और एग्जिस्ट करती है। अब एक मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करते हैं। ये सच नहीं है कि भारत ने डिफरेंट थिंग्स के डिफरेंट वैल्यूज को इग्नोर करने की कोशिश की है। वो जानता था कि ऐसा करना लाइफ को इम्पॉसिबल बना देगा। क्रिएशन के स्केल में मैन की सुपीरियोरिटी की सेंस उसके माइंड से एब्सेंट नहीं थी, लेकिन उसकी सुपीरियोरिटी किसमें है, इस बारे में उसका अपना आइडिया था। वो पावर ऑफ पोजेशन में नहीं बल्कि पावर ऑफ यूनियन में है। इसीलिए भारत ने अपने पिलग्रिमेज के प्लेसेस को वहां चूज किया जहां नेचर में कुछ स्पेशल ग्रैंडर या ब्यूटी थी। इससे उसका माइंड अपनी नैरो नेसेसिटीज की वर्ल्ड से बाहर निकल सकता था और इन्फिनिट में अपना प्लेस फील कर सकता था। यही कारण था कि भारत में एक होल पॉपुलेशन जो कभी मीट खाती थी उसने एनिमल फूड लेना छोड़ दिया। वे यूनिवर्सल सिंपैथी फॉर लाइफ का सेंटिमेंट कल्टीवेट करना चाहते थे। यह मैनकाइंड के हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट था। भारत जानता था कि जब हम फिजिकल और मेंटल बैरियर्स से खुद को नेचर की इनएग्जॉस्टेबल लाइफ से वायलेंटली डिटैच कर लेते हैं, जब हम सिर्फ मैन बन जाते हैं लेकिन मैन इन द यूनिवर्स नहीं, तो हम बिविल्डरिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फिर हम उनके सॉल्यूशन के सोर्स को शट ऑफ करके ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ट्राई करते हैं, जिनमें से हर एक इंटरमिनेबल डिफिकल्टीज की अपनी क्रॉप लाता है।
आप खुद ही देखिए, क्या मॉडर्न लाइफ में ऐसा ही नहीं होता? हम नेचुरल साइकिल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भर जाते हैं और फिर उनसे डील करने के लिए ऑल सॉर्ट्स ऑफ थेरेपीज और टेक्निक्स इन्वेंट करते हैं। हम सोल्यूशन के लिए बाहर देखते हैं, जबकि असली सोल्यूशन हमारा नेचर के साथ रिकनेक्ट होना है। जब इंसान यूनिवर्सल नेचर में अपना रेस्टिंग प्लेस छोड़ देता है, जब वो ह्यूमैनिटी की सिंगल रोप पर चलता है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए या तो ये एक डांस है या एक फॉल। उसे हर स्टेप पर अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए हर नर्व और मसल को कंटिन्यूअसली स्ट्रेन देना पड़ता है। फिर अपने वीरीनेस के इंटरवल्स में वो प्रोविडेंस के अगेंस्ट फुलमिनेट्स करता है और एक सीक्रेट प्राइड और सेटिस्फैक्शन फील करता है, यह सोचकर कि उसके साथ थिंग्स की होल स्कीम द्वारा अनफेयरली डील किया गया है। लेकिन ये फॉरएवर नहीं चल सकता। इंसान को अपने एग्जिस्टेंस की होलनेस, इन्फिनिट में अपना प्लेस रियलाइज करना चाहिए। उसे ये जानना चाहिए कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने हनी कॉम्ब की सेल्स के अंदर अपना हनी कभी नहीं बना सकता। उसके लाइफ फूड की पेरेनियल सप्लाई उन वॉल्स के बाहर है। उसे ये जानना चाहिए कि जब वो इन्फिनिट के वाइटलाइजिंग और प्यूरिफाइंग टच से खुद को शट आउट कर लेता है और अपने सस्टेनेंस और हीलिंग के लिए खुद पर फॉल बैक करता है, तो वो खुद को मैडनेस में गोड करता है, खुद को श्रेड्स में टीयर करता है और अपने ओन सब्सटेंस को ईट करता है। होल के बैकग्राउंड से डिप्राइव्ड उसकी पॉवर्टी अपनी एक ग्रेट क्वालिटी खो देती है, जो है सिंप्लिसिटी, और वो स्क्वालिड और शेम फेस्ड हो जाती है। उसकी वेल्थ अब मैग्नेनिमस नहीं रहती, वो मियरली एक्स्ट्रावेगेंट हो जाती है। उसकी एपेटाइट्स अब उसकी लाइफ को मिनिस्टर नहीं करती, अपने पर्पस की लिमिट्स के विद इन रहते हुए वे एक एंड इन देमसेल्व्स बन जाती हैं और उसकी लाइफ में फायर सेट करती हैं और कॉन्फ्लेग्रेशन के ल्यूरिड लाइट में फिडल बजाती हैं। तब ऐसा होता है कि हम अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन में अट्रैक्ट करने के बजाय स्टार्टल करने की कोशिश करते हैं। आर्ट में हम ओरिजिनलिटी के लिए स्ट्राइव करते हैं और ट्रूथ को लूज कर देते हैं, जो ओल्ड है और येट एवर न्यू है। लिटरेचर में हम मैन का कंप्लीट व्यू मिस कर देते हैं, जो सिंपल है और येट ग्रेट है, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक पैशन के एम्बॉडीमेंट के रूप में अपीयर होता है, जो इंटेंस है क्योंकि एबनॉर्मल है और क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट के फियर्सली एम्फैटिक ग्लेयर में एग्जिबिटेड है। जब इंसान की कॉन्शियसनेस केवल अपने इमीडिएट विसिनिटी ऑफ ह्यूमन सेल्फ तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसकी नेचर की डीपर रूट्स अपनी परमानेंट सॉइल नहीं पाती हैं। उसकी स्पिरिट हमेशा स्टारवेशन के ब्रिंक पर होती है और हेल्थफुल स्ट्रेंथ के प्लेस पर वो राउंड्स ऑफ स्टिम्युलेशन को सब्स्टिट्यूट करता है। तब ऐसा होता है कि इंसान अपनी इनर पर्सपेक्टिव खो देता है और अपनी ग्रेटनेस को उसके बल्क से मेजर करता है, ना कि उसके इन्फिनिट के साथ वाइटल लिंक से। वह अपनी एक्टिविटी का जजमेंट उसके मूवमेंट से करता है, न कि परफेक्शन के रिपोज से। वो रिपोज जो स्टारी हेवंस में है, एवर फ्लोइंग रिदमिक डांस ऑफ क्रिएशन में है। अमेरिका में यूरोपियन सेटलर्स द्वारा किए गए इन्वेजन से भारत के फर्स्ट इन्वेजन की एग्जैक्ट पैरेलल की जा सकती है। उन्हें भी प्राइमीवल फॉरेस्ट और एबोरिजिनल रेसेस के साथ एक फियर्स स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैन और मैन के बीच और मैन और नेचर के बीच ये स्ट्रगल टिल द वेरी एंड चला। वे कभी भी किसी टर्म्स पर नहीं आए। भारत में जो फॉरेस्ट्स बारबेरियंस के हैबिटेशन थे, वे सेजेस के सैंक्चुअरीज बन गए, लेकिन अमेरिका में नेचर के ये ग्रेट लिविंग कैथीड्रल्स का मैन के लिए कोई डीपर सिग्निफिकेंस नहीं था। उन्होंने उसे वेल्थ और पावर दी और शायद कभी कभी उन्होंने उसे ब्यूटी का एंजॉयमेंट करने में हेल्प की और सॉलिटरी पोएट को इंस्पायर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इंसानों के हार्ट्स में एक सेक्रेड एसोसिएशन प्राप्त नहीं किया, जैसा कि भारत में हुआ था। मैं एक मोमेंट के लिए भी ये सजेस्ट नहीं करना चाहता कि ये चीजें डिफरेंटली होनी चाहिए थी। अगर हिस्ट्री हर जगह एग्जैक्टली सेम तरीके से रिपीट करती, तो ये अपॉर्चुनिटीज की शेयर वेस्ट होती। स्पिरिट के कॉमर्स के लिए ये बेस्ट है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में रहने वाले लोग ह्यूमैनिटी के मार्केट में अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाएं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री और नेसेसरी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत ने अपने करियर की शुरुआत में सर्कमस्टेंसेस का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन किया था, जो उस पर लॉस्ट नहीं था। उसने अपने अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग सोचा और मनन किया, स्ट्रगल किया और सफरेड किया, एग्जिस्टेंस के डेप्थ्स में डाइव्ड किया और कुछ ऐसा अचीव किया जो श्योरली उन लोगों के लिए विदाउट वैल्यू नहीं हो सकता, जिनका एवोल्यूशन इन हिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट वे में हुआ। इंसान को अपने कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए उन सभी लिविंग एलिमेंट्स की नेसेसिटी होती है
जो उसके कॉम्प्लेक्स लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यही कारण है कि उसके फूड को डिफरेंट फील्ड्स में कल्टीवेट करना पड़ता है और डिफरेंट सोर्सेज से लाना पड़ता है। सिविलाइजेशन एक काइंड ऑफ मोल्ड है जिसे हर नेशन अपने मेन और वुमेन को अपने बेस्ट आइडियल के अकॉर्डिंग शेप देने के लिए बिजी बनाती है। इसकी सभी इंस्टीट्यूशंस, इसका लेजिस्लेचर, एप्रोबेशन और कॉन्डमनेशन का इसका स्टैंडर्ड, इसकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस टीचिंग्स उस ऑब्जेक्ट की ओर टेंड करती हैं। वेस्ट की मॉडर्न सिविलाइजेशन अपने सभी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स के साथ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल एफिशिएंसी में परफेक्ट मैन को टर्न आउट करने की कोशिश कर रही है। वहां नेशंस की वास्ट एनर्जीज इंसान की पावर को उसके सराउंडिंग्स पर एक्सटेंड करने में एम्प्लॉयड हैं। लोग कंबाइन कर रहे हैं और हर फैकल्टी को स्ट्रेन कर रहे हैं पजेस करने के लिए और अकाउंट में लाने के लिए सब कुछ जिस पर वे अपने हाथ रख सकते हैं, अपने पाथ ऑफ कॉन्क्वेस्ट पर हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए। वे नेचर और अदर रेसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए खुद को एवर डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं। उनके आर्मामेंट्स डे बाय डे अधिक से अधिक स्टुपेंडस होते जा रहे हैं। उनकी मशीन्स, उनके अप्लायंसेस, उनके ऑर्गेनाइजेशंस अमेजिंग रेट पर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ये एक स्प्लेंडेड अचीवमेंट है नो डाउट, और इंसान की मास्टरफुलनेस की एक वंडरफुल मैनिफेस्टेशन है जो कोई ऑब्स्टिकल नहीं जानती और जिसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ की सुप्रेमेसी ओवर एवरीथिंग एल्स। भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशन का अपना आइडियल ऑफ परफेक्शन था जिसकी ओर उसके एफर्ट्स डायरेक्टेड थे। इसका एम पावर अटेन करना नहीं था और इसने अपनी कैपेसिटीज को अटमोस्ट तक कल्टीवेट करने और मैन को डिफेंसिव और ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए ऑर्गेनाइज करने की उपेक्षा की, वेल्थ के एक्विजिशन में कोऑपरेशन के लिए और मिलिट्री और पॉलिटिकल असेंडेंसी के लिए। जिस आइडियल को भारत ने रियलाइज करने की कोशिश की, उसने उसके बेस्ट मैन को कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ के आइसोलेशन की ओर लीड किया और वो ट्रेजर्स जो उसने रियलिटी के मिस्ट्रीज में पेनिट्रेट करके मैनकाइंड के लिए गेन किए, उसे वर्ल्डली सक्सेस के स्फीयर में डियर कॉस्ट किया। फिर भी ये भी एक सबलाइम अचीवमेंट थी। ये उस ह्यूमन एस्पिरेशन की एक सुप्रीम मैनिफेस्टेशन थी जो कोई लिमिट नहीं जानती और जिसका ऑब्जेक्ट कुछ भी कम नहीं है इन्फिनिट के रियलाइजेशन से। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हम सब एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। हम साइंटिफिक प्रोग्रेस चाहते हैं, मटेरियल कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमें अपनी डीपर नेचर के साथ कनेक्शन की भी जरूरत है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने सराउंडिंग्स को कॉन्कर करने वाले बीइंग्स से ज्यादा हैं। हम लवर्स हैं, कॉम्प्रिहेंडर्स हैं। हमारी फ्रीडम और फुलफिलमेंट प्रेम में है, जो परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा नाम है। इस कॉम्प्रिहेंशन की पावर से, अपने बीइंग के इस परमिएशन से हम ऑल परवेडिंग स्पिरिट के साथ यूनाइटेड होते हैं, जो हमारी सोल की ब्रेथ भी है। भारत का मैसेज यही है, इन ऑर्डर टू फाइंड हिम यू मस्ट एम्ब्रेस ऑल। वेल्थ की परस्यूट में आप वास्तव में एवरीथिंग गिव अप करते हैं अ फ्यू थिंग्स गेन करने के लिए, और दैट इज नॉट द वे टू अटेन हिम हु इज कंप्लीटनेस। आज की दुनिया में हम इस विजडम को फिर से डिस्कवर कर सकते हैं। हम अपने मॉडर्न लाइव्स में एंशिएंट इनसाइट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम दुनिया को सिर्फ कॉन्कर करने की जगह उसके साथ हार्मनी में जीना सीख सकते हैं, और इस प्रोसेस में हम न सिर्फ दुनिया को बचा सकते हैं बल्कि अपने आप को भी पा सकते हैं, अपने कंप्लीट होल हार्मोनियस सेल्व्स को। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी चैलेंज है बैलेंस फाइंड करना, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और यूनिवर्सल कनेक्शन के बीच, प्रोग्रेस और हार्मनी के बीच, नॉलेज और विजडम के बीच। और इस बैलेंस को फाइंड करने में ही हमारी अल्टीमेट फुलफिलमेंट है।